चलो भाई, एसएससी सीजीएल के 19 सितंबर को जो पेपर हुए थे, तीनों शिफ्ट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कराने जा रहे हैं। ठीक है यार, अब इसी में लेते पहला सवाल है आपके सामने। भाई ये क्या भाई, पाइपिंग सिस्टम का सवाल है यार। ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो आप जानते हैं यार 18 24 में भर सकते हैं, ए 18 बी 24। सबसे पहले तो आप एलसीएम लेते हैं, 18 24 का कितना एलसीएम आएगा 72, ये 4 ये 3, ये इनकी क्षमता आ जाएगी कौन कितना काम करता है। उन्होंने क्या है, दोनों ने मिलकर के कितनी देर तक काम किया, 6 मिनट तक। तो 6 मिनट में कितना काम हो जाएगा तुम बताओ मुझे। 1 मिनट में कितना काम होता है, 4 और 3 7, 7 के हिसाब से 6 मिनट में कितना काम होगा 42 यूनिट। काम कितना करना है बेटा 72 यूनिट। अभी रिमेनिंग कितना काम बचा है 30 यूनिट। अब हुआ क्या है, अब ऐसा होता है ए अपनी क्षमता को, अब क्या करता है, ए अपनी क्षमता को आधी कर लेता है, जो 4 था उसकी क्षमता आधी हो गई, और बी अपनी क्षमता को दुगुना कर लेता है। तो बी अपनी क्षमता से कितने से काम करेगा, 6 और 2 8। अब कितना टाइम लगेगा, 30 को करने में 8 के हिसाब से 15/4 ये टाइम लगेगा। पूछा क्या था उसने, टैंक कितने और मिनट लगेगा, तो हम कह देंगे 3 सही 3/4 मिनट लगेगा, या कह सकते 3 मिनट। 3/4 को सेकंड में चेंज करना है, 60 का गुणा कर देंगे, 3 मिनट 45 सेकंड लगा और ये टंकी आपकी भर जाएगी। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर है भाई आप लोगों का, बहुत बढ़िया। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है, टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम, सेम कॉन्सेप्ट है, आप निकाल के जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लो। नेक्स्ट सवाल है भाई, यही अलजेब्रा का सवाल है। x + 1/x इक्वल टू कितना बेटा आपका 1 है, माइनस के 1 है। वैसे आपको इस पर कुछ बच्चों को रेल्ट याद होनी चाहिए थे। रेल्ट क्या याद होने चाहिए थे, रेल्ट ये याद होने चाहिए थे। वैसे आपको बता देता हूं, एक सेकेंड, देखो आपको कुछ रेल्ट याद होने जरूरी थे। रेल्ट क्या याद होने चाहिए थे भाई, देखो सुनो, रेल्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे वैसे इसमें तो कुछ करना नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अलजेब्रा के आपको 5 रेल्ट हर बच्चे को याद होने चाहिए। x + 1/x इक्वल टू 1 होता है, तो याद होना चाहिए x की इक्वल टू हमेशा कितना होता है -1। एक रेल्ट याद होना चाहिए, x + 1/x इक्वल टू -1 होता है, x की इक्वल टू +1। आपको ये याद होना चाहिए x + 1/x इक्वल टू 2 होता है, तो x बराबर कितना होना चाहिए 1। इफ x + 1/x इक्वल टू -2 होता है, तो x बराबर कितना होना चाहिए -1। एक और याद होना चाहिए 5वां, x + 1/x इक्वल टू √3 होता है, तो देन x⁻6 इक्वल टू कितना होता है -1। ये 5 रेल्ट जिस बच्चे को याद है, अलजेब्रा का सवाल इससे ऊपर नहीं जाता है, आप भी जानते हैं, यही से सवाल रिपीट होता रहता है। वैसे सवाल में रेल्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल तो बहुत ईजी था, जरूरत नहीं थी, पर मैंने सिखा दिया है। आप ऐसे ही कर लो, x + 1/x का मान कितना -1, स्क्वायर और 4 पावर पूछी है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा, आपको पता होना चाहिए a² माइनस के क्या आता है 2, 1 का स्क्वायर 1 में से 2 गए -1, x⁴ + 1/x⁴, ये भी कितना आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, a² - 2 कितना आएगा -1। अब मैंने आपसे पूछा है x⁴ + 1/x⁴ -1, 2 कॉमन ले ले, x² + 1/x² -1, तो आंसर कितना आएगा -3। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, ए ऑप्शन। यहाँ रेल्ट की वैसे जरूरत नहीं थी, लगा सकते थे, पर जरूरत मुझे लगी नहीं, सिंपल सवाल था। 2 पावर निकाली, 4 पावर, स्क्वायर निकालना जानते, a² - 2 होता है। पहले यहाँ पे स्क्वायर किया, a² - 2, 2 से 4 किया, a² - 2, 8 भी निकालेंगे तो वही आता है। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट सवाल, ये रेल्ट इंपोर्टेंट है, आगे एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना। ABC 3 धनराशि, इतनी बार रिपीट किया गया सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का, हर सेट में भी सवाल कई बार पढ़ा चुके पहले भी। क्या कह रहा है भाई आपको, बी ए पे साधारण, बी सिंपल इंटरेस्ट है, किस पर, ए पे, इसकी रेट और टाइम पता नहीं। ऐसे ही सी सिंपल इंटरेस्ट है, किस पे, बी पे, रेट और टाइम, दोनों के लिए रेट और टाइम समान है। ठीक है, अब ऐसे सवाल वैसे बच्चे को याद है, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग देंगे, ये क्या आएगा भाई, बी अपॉन क्या आएगा सी, RT/100, RT/100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा A/B। अब इसे परमानेंट बच्चा याद रखता है, B² इक्वल टू क्या होता है AC, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है SSC वगैरह में कई बार, तो ये बच्चे को याद ही रहता है। हर एक को B² इक्वल टू क्या याद होता है AC। ठीक है भाई,
कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक ठोस गोला एक घन के भीतर स्थित है। एक ठोस गोला है ना, एक किसके अंदर स्थित है बेटा, घन के अंदर स्थित है। तो मुझे एक बात बताइए, अब इसका रिजल्ट पता होगा वही कर पाएगा यार। ये मेंसुरेशन के बारे में क्या भैया, इसके बारे में ये है सर, सुनो इसकी कहानी ये है कि एक पहले तो आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठोस गोला घन के भीतर, तो घन बना लेते हैं पहले, है ना, ठीक है। उसने एक बात, इसका रिजल्ट याद रखना, मेन चीज है रिजल्ट, हर बच्चे को याद होना जरूरी है। हाँ, इसका रिजल्ट याद रखना, क्या होता है रिजल्ट आपको बता देता हूँ मैं। पहले तो आप एक काम करो, इसे घन, जैसे मान लो एक घन बनाया, ठीक है, और इसी के अंदर एक ऐसा गोला स्थित किया है इन्होंने, वो इसकी सभी के सभी सरफेसों को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, थोड़ा सा ज्यादा बन गया है। अबे यार चलो एक बार और कोशिश करते हैं, समझ जाएंगे जो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा गोला बनाया गया जो घन के सभी सरफेस को टच करता है। मेनली रिजल्ट याद रखना जो समझाना चाह रहा हूं। तो याद रखना, एक बात बताइए, जो घन होता है क्यू के बारे में जानते हैं, आयतन क्या होता है, क्यू का वॉल्यूम कितना होता है भाई, भुजा का क्यू, मैंने भुजा मान ली, उसकी क्या मान ली आपको, एक्स मान ली, एक्स क्या है, साइड ऑफ क्यू। अगर कोई ऐसा गोला बनाया जाए जो घन के अंदर पूरी तरह फिट हो जाए, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो घन के लिए, जो गोले के लिए, किसके लिए, गोले के लिए जो रेडियस होती है ना, गोले के लिए जो रेडियस होती है, याद करना वो भुजा का हमेशा क्या होती है, आधी होती है। मतलब किसी घन के अंदर, किसी घन के अंदर कोई ऐसा गोला बनाया जाए जो पूरी तरह से उसमें फिट हो जाए, उसे 6 के 6 को क्या करे, टच करे, तो उसके लिए गोले के लिए जो रेडियस होती है घन की भुजा का आधा होता है, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ खाली तुम, गोले का आयतन कितना होता है, सॉरी गोले का आयतन होगा गुरुजी, कवर कितना किया, 4/3 पाई आर क्यू, आर कितनी है, भुजा का आधा, और गोले का, ये तो गोले का आयतन हो गया, और घन का आयतन कितना हो गया, एक्स क्यू। इतना तो कवर किया है, वो पूछ क्या रहा है, कवर नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसे सॉल्व कर लो ना, एक्स क्यू से तो एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है भैया, 4/3 आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आएगी, ए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, 2 का क्यू कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो भाई इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 4 और 2 से ये 11, ये 8 से 8 कैंसिल, 11/21 भाग को कवर करता है। कितने को कवर कर रहा है, 11/21 भाग को कवर करता है। कितने भाग को कवर नहीं करता है, 11/21 भाग को कवर करता है, 21 में से 11 घटा दे, हम कहेंगे 10/21 भाग को कवर नहीं करता है। परसेंटेज में जानना चाह रहा है 100 का भाग, तो 1000 में 21 का भाग देगा तो ये आएगा 84/7, 47 पॉइंट कुछ समथिंग, इतने परसेंट भाग को उसने गोले के द्वारा कवर नहीं किया गया। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एक मेन चीज इंपॉर्टेंट जो समझाने की थी वो ये 2 बातें थी, ये वाली बात, 2 नहीं खाली एक ही बात थी कि भैया अगर कोई घन है के अंदर कोई गोला बनाया जाता है, तो याद रखना घन के अंदर गोला बनाया जाता है जो कि उसके सरफेस को टच करता है, तो उसकी रेडियस, उसको क्या, उसकी रेडियस होती है भुजा की क्या होती है, आधी। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या, किसी गोले के अंदर एक ऐसा घन बनाया जाए जो घन की जो क्यू है उसकी टच करती है सबके सब सरफेस, उसमें क्या होगा फिर, उसमें ऐसा होगा जो घन का डायगोनल होगा ना, जो घन का क्या होगा, डायगोनल, और वो गोले के डायमीटर के बराबर हो जाएगा। या कह सकता हूं गोले की रेडियस उस कंडीशन में डायगोनल की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, वो आएगा, इसमें पूछा गया, वो अगले सवाल बता दूंगा,
लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, घन का आयतन, मैंने घन की भुजा क्या मान ली, एक्स स्क्वायर, उसके लिए रेडियस होती है भुजा का आधी होती है अगर उसे टच करता है। एक घन का क्यू है, गोले का क्यू है, 11/21 कवर किया है, लेकिन पूछा क्या कवर नहीं किया, 21 में से 11 कवर किया, नहीं कितना किया, 10/21 इंटू 147 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलो। एक शंक्वाकार बाल्टी को उसकी ऊंचाई के तिहाई भाग से काटा गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दोनों भागों के निचले भागों का आयतन क्या होगा, इतनी बार रिपीट हुआ है, इसे याद रखना। कैसे भैया, सुनो, वो कह रहा है वो कह रहा है कि यार एक गोल सुनो यार, एक शंक्वाकार बाल्टी है, सुन ले यार, ये शंक्वाकार बाल्टी है, ये शंक्वाकार बाल्टी है, ठीक है बेटा। उसको ऐसे कट कर दिया गया, कट करने का मतलब है ऐसे, मान लो ऐसे कट किया है, या ऐसे कट कर दिए यहां से। जब किसी शंक्वाकार बाल्टी को कट करते हैं ना, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाता है। अरे एक टोपी देखी होगी तुमने, जोकर की टोपी, उसको अगर तुम कट कर दोगे तो ऊपर भी एक शंक्वाकार ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है दो शंकु बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसकी ऊंचाई के एक तिहाई भाग से ऊपर से काटा गया, मतलब नीचे से एक तिहाई नहीं, मतलब ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, 1 होगी, पूरी ऊंचाई कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये तो कह रहा है ऊपर से काटा, ऊपर वाला भाग कितना होगा, 1 पूरा ही। तो इसमें दो शंकु बने, इसमें एक छोटा वाला शंकु बना स्मॉल कॉन, और एक बनता कौन सा है, लार्ज कॉन। एक बात ध्यान रखना, इनकी ऊंचाइयों का, छोटे शंकु की ऊंचाई 1 है, तो बड़े वाले की कितनी है, 3। आयतन हमेशा कैसा होता है, सेंटीमीटर क्यू, क्या होता है, क्यू। तो क्यू होगा, तो इसका क्या कर लो, क्यू कर लो, 1 का क्यू 1 और 3 का क्यू। इससे पता चला छोटे वाले का आयतन 1 होगा, तो पूरे का आयतन कितना होगा, 27। छोटे का आयतन 1 है, पूरे का 27 है, तो नीचे वाले हिस्से का आयतन क्या होगा, 27 में से गए तो 26। पूछा गया दोनों भाग, ऊपरी वाले भाग का और नीचे वाले भाग का अनुपात क्या होगा, आंसर आएगा 1:26 आएगा। 1 क्या आएगा, 26 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और यहीं पर ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है, स्क्वायर। तो क्या करते हैं आप, इसका स्क्वायर करते है ना, तो स्क्वायर करते, ध्यान रखना उसे। तो इसका आयतन है तो क्या कर लेंगे आप बेटा, क्यू कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। ठीक है भाई, इनके आयतनों का अनुपात क्या आएगा, 1:26। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल करना था, मान ली इस तरह के सवाल बहुत आए थे इस बार। एक तरीका तो ये भाई, इसको सॉल्व भी कर लो तुम, गुणा भाग के करने में टाइम लग जाएगा, 27 का क्यू, 10 का क्यू, -29 का क्यू, 246 का टाइम। एक तरीका और होता है डिजिट सम। क्या होता है बेटा, डिजिटल सम, है ना। उसमें क्या होता है, उसे सब जानते होंगे। 7 और 2 कितना हो गए, 9। 9 जब भी आ जाता है वो 0 के बराबर मान लेते हैं डिजिट सम में। 0 का क्यू करने पे 0 ही आएगा। 1 और 0 कितना होता है, 1। 1 का क्यू कितना होता है, 1। 9 से कोई मतलब नहीं, 2 का क्यू कितना होगा, 8। 6 4 10 और 2 12। 12 को भी क्या कह सकते हैं, 1 और 2 कितना बोल देंगे, 3। तो इनका डिजिटल सम कितना आया, -4। अब इधर देखो, 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, -4 डिजिटल सम किसका बनेगा, 6 और 3 9। 9 तो 0 बन जाएगा, खाली कौन बचा यहाँ पे, -4। इनका भी डिजिटल सम -4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -4 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे सवालों कैलकुलेशन से बचने के लिए बच्चा डिजिटल सम का प्रयोग करके आगे निकल जाए, क्योंकि वैसे सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा ना। तो जितनी जल्दी, अब तो भैया 15 मिनट में 25 सवाल वाला आएगा, तो और तेजी से करना पड़ेगा। तो आपको सब हथियार आने चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए यार, है ना, ये तो कल ही डिस्कस किया था। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी है, 10 है, याद है ना। तो भैया एक बात बताओ, कोई सर्कल है, किसी बाहरी बिंदु से एक टेंजेंट खींची, वैसे 2 खींची गई है ना। चल, 2 खींचने की जरूरत नहीं थी, वैसे सवाल एक ही से काम चल जाएगा। क्या, एक बाहरी बिंदु से टेंजेंट खींची गई है ना, एक बाहरी बिंदु से टेंजेंट खींची गई है।
ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है बेटा आपकी 6 है। और वो जानना चाह रहा है बाहरी बिंदु से दूरी कितनी होगी इस बिंदु की। ठीक है, सर मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, कोई बाहरी बिंदु P मान लो, ये टेंजेंट है, ये से है, इसकी रेडियस की लंबाई कितनी है 6, टेंजेंट की लंबाई कितनी है 10। अब जो बच्चा थ्योरम जानता है उसके लिए क्या सवाल है, ये रेडियस टेंजेंट के साथ कितने कोण बनाती है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा 136। 11 के स्क्वायर से बड़ा है, 12 से छोटा है, तो 11 12 के बीच में ऑप्शन होना चाहिए, और 11 12 के बीच में नहीं है तो लगा क्या देंगे 12 लगा देंगे। समझ गए नहीं समझ गया। हाँ, अब दो जीवाएं खींची गई, दो इधर खींच के क्या ही मतलब है, हमें तो जो दूरी पूछी है वही तो बतानी है। आंसर क्या है 136। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो रहा हो 0, तो एक प्रॉपर्टी होती है एलजेब्रा में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं बच्चा। तो मुझे एक बात बता बच्चा, a का मान 0.5, b का मान 0.1, c का मान 0. a 5 और 1 6, 6 में से 6 गए तो 0, a b c का सम क्या है 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 3, a का मान कितना 0.5, b का मान 0.1, c का मान माइनस के 0.6। नीचे भी डिवाइड क्या है, डिवाइड यही लिखा है, लेकिन माइनस का अंतर आ जाएगा ऊपर नीचे, और माइनस का अंतर आ जाएगा तो हम कहेंगे आंसर क्या आया, आंसर क्या आएगा माइनस। आपको प्रॉपर्टी पता है ना, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3bc। वो लगाया तो ऊपर नीचे सेम है ना, खाली किसका अंतर है माइनस का, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 1 आएगा। ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है यार, नेक्स्ट सवाल। अब ये 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट पे जो बढ़िया सवाल थे वो कराए, इसी में आते सेकंड, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बार बार उससे पहले भी रिपीट आ गए तो वो हटा दिए। किसी सेट में 25 में मिलेंगे, 30 मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा। चलो, ये सवाल भी अच्छा दिया। निम्न में कौन सी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जानते क्या होता है, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का, और मैं कहूं 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। परफेक्ट स्क्वायर संख्या वो होती है जिसका मैं कहूं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, या मैं कहूं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक इंटीजर नंबर आता है। समझ में आ गया होगा परफेक्ट नंबर क्या होता है। 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि इसका रूट एक इंटीजर संख्या नहीं आ सकती। समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा इनमें से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। एक तरीका तो यह बच्चे को वैसे दिमाग लगाएगा, देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है आप जानते हैं, ये होती है, हैं कितनी होती है 1 लाख। कई सारे बच्चे तो ऐसे करेंगे, देखो देखो 1 लाख है ना, ध्यान देना। अब देखो जो बच्चा जानता है, जैसे मैं आपको बताऊं 1 लाख है, जो पुरानी विधि द्वारा स्क्वायर रूट लेना जानता है उसके लिए तो आसान है। वैसे कैसे, जैसे 2 2 का पेयर बनाते, याद है कैसे बनाते थे पहले, 2 2 का पेयर बनाते थे, याद है ऐसे, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट ले रहा है, 10 किसके पास आएगा 3 के, 3 के पास जाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना आएगा 1, 2 अंकों को साइड करेंगे एक साथ ही, और जो संख्या आती है इसका डबल हो जाता है जहाँ 6, तो हमें पता है पहले 3 आया, ठीक है, अब 6 आ गया। अब यहाँ 2 रखें, मान लो 61 रखूँ, 1 रखूंगा, 61 जा रहा है, 2 रख दूंगा तो, क्योंकि आपने अगर 1 ले लिया तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा और फिर 1 का गुणा भी करना है, 61 आएगा। अगर तुम कहते 2 क्यों नहीं लिया, 2 रखता जहाँ 62 होता, फिर 62 उसी 2 का गुणा करता तो 124 हो जाता। ये पढ़ी होगी पुरानी विधि, इन्हीं द्वारा स्क्वायर रूट निकलता था, है ना। तो ये कितना था 39। अभी 2 अंक और उतारे, इसका डबल करेंगे, हैं भाई, ये पीछे इसको कुछ नहीं कहेंगे, पीछे वाले अंक का क्या करेंगे डबल, क्या आएगा डबल। अब ये बताइए यहाँ कौन सा अंक रखूंगा, कौन से फिर गुणा करना है, इससे ऊपर चला, कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा ही चाहिए ना 6 अंकों से,
तो देखो 6 रख के देखता हूँ, 36, 6 दूनी 56, 36 37 38, ठीक है। लेकिन ये तो 1 लाख से कम हो जाएगी संख्या। मुझे पूछी गई है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 लाख कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो उससे बड़ी एक ही बार में ले ले। क्या ले ले? 7। 7 लेगा तो 49, 18, 42, 1, 43। कितना एक्स्ट्रा बचा इसके पास? इतना एक्स्ट्रा बचा। कितना एक्स्ट्रा बचा? 9, 8, 4। इतने रुपए से एक्स्ट्रा दे दो। किसे दे दो? इतने रुपए से। तो मैं ये कह दूंगा 1 0 0 489 जोड़ दो। ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। और किसकी होगी पता है? 317 की होगी। तो यही तो जानना चाह रहा था, ये क्या होगी? एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखो ये वही समझ पाया होगा जो स्क्वायर रूट का तरीका। अब कोई बच्चा वैसे करेगा तो टाइम लग सकता है यार तरीके से, है ना। आपको क्या लेना पड़ेगा? अब वैसे आइडिया तो लग जाता है। 1 लाख है, 300 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 90,000 हो रहा है। 31 का स्क्वायर याद है मान लो, वैसे जैसे 300 का स्क्वायर याद था मुझे, तो ये कितना आएगा भाई? 90,000। 310 का भी कर लूंगा क्योंकि 961 होता है 00। 32 का भी कर देता तो आएगा 1024 00। इतना तो क्लियर था। 310 और किसके बीच की बात है? 320 की। ऐसे अप्रोक्सीमेट पहुंच जाते हैं बच्चे। लेकिन ये वाला तरीका जानता थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट है। मैंने क्या किया, 2-2 के पेयर बनाते हैं इसी विधि के द्वारा। ये कम नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है 6 अंकों की संख्या, इससे कम ले लेंगे तो कम पड़ जाएगी। हमें क्या चाहिए? ज्यादा। 7 लिख लिया। 489 कम बैठे तो इसे दे दो। तो 1,04,89 6 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वो किसका होगा? 317 का स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, जमीन पे एक बिंदु ए से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? एक जमीन पर एक बिंदु ए से, मान लो कोई इमारत है, ए पर कितने का कोण है? ये 30 डिग्री का। और थोड़ी दूर जाने पर एक दूसरा बिंदु मिलेगा जिसे बोलते हैं बी। इस पर कितने कोण है? ये 60 डिग्री का। इस बिंदु का नाम ए था, इस बिंदु का नाम बी है। इस इमारत का नाम आपने रख लिया सी और डी। इमारत का नाम क्या रख लिया आपने? सी और डी। अब जानना चाह रहा है, किसका जानना चाह रहा है? डी ए और डी बी का अनुपात। वो जानना क्या चाह रहा है? जो आपकी इमारत के तल से ए बिंदु के बीच की दूरी, इमारत के तल से बी बिंदु के बीच की दूरी, डी और डी बी का अनुपात। तो ऐसे सवालों में आप जानते हैं पूरा हाइट एंड डिस्टेंस tan थीटा पे चलता है। लगा लीजिए। पहले वाले में लगाएंगे, अगर मैं इसकी कहूं, इस ट्रायंगल की बात करूं बी सी डी की, tan थीटा लगाया। वैसे भी याद होता है tan 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3। और नहीं तो वैसे भी कुछ चीज़ें याद रखा करो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर बच्चे को रटी होनी चाहिए। अगर कोई त्रिभुज 30 डिग्री का एंगल है, इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है? 1 √3 और 2 होता है। वैसे ऐसे ही 60 डिग्री का एंगल होता है, इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है? √3 1 और 2 होता है। 45 डिग्री का एंगल होता है, इन भुजाओं का अनुपात जो होता है 1 1 और √2 होता है। ठीक है, ये रटे होते हैं। पूरा टॉपिक ही 3 ही वर्ड पे चलता है, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। खाली ये 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए। अब सुनो, मुझे बताइए, मैं कहूँ यार अगर 60 डिग्री लगाया है तो मैं कहूँ सी डी और डी बी का अनुपात क्या होगा? 60 डिग्री है तो 60 डिग्री सामने वाली भुजा √3 होती है और डी बी का 1 अब मैं इसमें लगाऊं, बड़े वाले में लगाऊं, ट्रायंगल ए सी डी में, तो ए सी डी में लगाऊं तो ये आएगा भाई डी सी का मान 1 और ये पूरा डी ए का मान क्या आएगा? √3 आएगा। अब दोनों भुजाओं को सेम कर लेंगे। कौन सी वाली भुजा को? जैसे यहाँ सी डी है, यहाँ मैंने डी सी नाम ले दिया, बात तो एक ही है ना। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा? √3 का। ये क्या आएगा? √3 और ये कितना आएगा? 3, ये 1 √3। अब तू मुझे एक बात बता, AD की लंबाई कितनी निकली? AD की लंबाई कितनी आई? 3। AD की लंबाई कितनी आई है? 3 आई। और BD की लंबाई कितनी आई है? 1 आई। यही पूछा था 3:1। तो वो पूछा था क्या रेशियो लगेगा? 3:1। किससे लगेगा? हाइट एंड डिस्टेंस का। आप tan थीटा लगाओगे दोनों जगह से आ जाएगा। नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चा हर एक ये याद रखता है यार। ये वाली लाइन 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री 1 √3 2, 60 डिग्री √3। अब मुझे याद कैसे वो भी बता देता हूँ।
ये है 30 है, तो ये पक्का कितना होगा 60 डिग्री सामने भुजा कितनी होती है √3। 60 डिग्री सामने मतलब भुजा क्या होती है √3। समझ पा रहे हैं? ऐसे याद रखना, ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इन तीन ही वर्डों पे चलता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, एक प्रिज्म का आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। दो वर्ड होते हैं 3D में, एक प्रिज्म होता है, एक क्या होता है पिरामिड। प्रिज्म को अगर देसी भाषा में समझा जाए, जो प्रिज्म का एक एग्जांपल होता है ना सिलेंडर, जिसका बेस और टॉप समान होता है उसे कहते हैं प्रिज्म, और जिसका बेस और टॉप समान नहीं होता उसे कहते हैं पिरामिड। है, तुमने देखा होगा मंदिरों पे पिरामिडकार बने होते हैं, ठीक है ना। अब मेरा कहने का मतलब है, और पिरामिड का जो आयतन होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आयतन पता है आपको, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होती है बेटा आपकी हाइट होती है। अब बताओ बेस में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्वलेटर ट्रायंगल है। इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया जानते क्या होता है √3/4 a², भुजा कितनी है 4। अब हाइट कैसे निकालोगे, प्रत्येक परत 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो टोटल हाइट क्या होगी, पहली वाली की 5 होगी, अगली वाली की 6 होगी, अगले वाली की 7 होगी, अगले वाली की 8 होगी, अगले वाली की 9 होगी। तो एक ही बार में टोटल जोड़ के रख दो ना, तो आ जाएगी एक ही बार में टोटल कितना कर देंगे, 5 लगाने से बढ़िया है कि एक ही बार में हाइट कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। 4 से 4 कैंसिल, 140। √3 की वैल्यू रख ले 1.7 लिख ली, 0 17 चौक 68, 17 छः 23, 238 40 के पास ऑप्शन होगा कोई, ये रहा। समझ पा रहे नहीं, क्योंकि हमने 1.732 यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, इसे कर लेंगे इस तरह से। हाँ, तो भाई प्रिज्म का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, एरिया बेस इनटू क्या होता है हाइट, ठीक। नेक्स्ट सवाल, अच्छा भाई कोऑर्डिनेट में ये पता होना चाहिए, कोई भी जो कोऑर्डिनेट आप पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, किसी त्रिभुज के आपको सेंटर निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, इधर सुन ले कि अगर कोई ट्रायंगल है, क्या बेटा ट्रायंगल है, सुन लेना, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट एक, इसके 3 वर्टेक्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट x1/1 होगा, ए बी है, इसके कितने होंगे x2/2 होगा, इसके क्या होंगे भाई आपके x3/3 होगा, और जो केंद्रक होगा जिसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंट्रॉइड होगा, उसके कैसे निकालेंगे आप पता है, ऐसे निकालेंगे, जी के जो आएंगे ना याद रख लेना, जी जो आएगा, जो जी आएगा ना, इसके आएंगे x1 x2 x3 अपॉन में 3/1/2/3 अपॉन में 3। ये निकालने का तरीका है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। समझ पा रहे बेटा, इसे याद रखना, ये रेल्ट आपको याद होना जरूरी है, ठीक है भैया। ये क्या कहा है, कोई त्रिभुज है आपका, क्या नाम है त्रिभुज का, ABC। ABC कोई त्रिभुज है, ए नाम क्या PQR रखा है, PQ और R। P के निर्देशांक कितने 3 और 1, Q के निर्देशांक कितने -2 और 4, और R के अपने मन से कुछ ही मान लूँ x y, और इस गुरुत्व केंद्र G के कितने दे रखे हैं उसने 1 और 2। अब मुझे बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, इसका x1 कितना है 3, इसका x2 कितना है -2, ये कितना है x/3, x निकालना है मुझे, 3 गुणा 1 कितना हुआ 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो x हमारा कितना है 2 आया। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2, ये कितना है 1 है, इसके पीछे क्या लिखा है 4 है, ये कितना है 22 है, 3 गुणा 2 6, 6 में से 5 गए तो 1, 22 का मान कितना आएगा 1 आएगा, ये आएंगे 2 और 1, ये आना चाहिए भाई। कहाँ गलती कर दी, कोई गलती तो नहीं है कहीं, टाइप कर 3 माइनस का 1 है बेटा, माइनस का 1, 3 -1 -2 4, अच्छा इसमें नहीं कर गया, 3 -1 है, ठीक है। तो ये आएगा 3 गुणा 3 6, 4 में से गए तो 3, 3 गए 6 में से 3 आएगा, 2 और 3 2 3, आंसर आएगा डी ऑप्शन। समझ पा रहे, टाइपिंग मिस्टेक थी, 3 -1 होगा, इंग्लिश सही है, ठीक है, ध्यान रखना। मेन चीज है आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कैसे पता करते हैं।
क्या करें? डिस्टेंस कैसे बता पाओगे? सेंटर में से डिस्टेंस बराबर थोड़ी होती है कहीं पे। कौन कहता है? आपने मीन्स ज्योमेट्री पढ़ी है ना, ज्योमेट्री पढ़ी है। कोई कहे कि सेंटर से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर कहाँ होती है? एक किसमें होती है? सरकमटेंस में। सेंट्रॉइड में थोड़ी होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं काम आएगा। ये वाला रेल्टा आता है काम, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूले स्पेशल होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इसे याद रखना। ठीक, चलो अब ये 19 तारीख की थर्ड शिफ्ट में एक धनराशि 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? जब भी गुने वाले सवाल आते हैं एक रेल्ट याद रखना, n1 - 1 n2 - 1 t1 अपॉन t2। पहले कितने गुना था? 2.5 गुना। 2.5 में से गए तो कितना आएगा? 1.5। 5 गुना n2, 5 में से गए तो 4। पहला कितना टाइम है? t1 5 साल, दूसरा t2 चाहिए। ये फॉर्मूले से जब भी गुने वाले सवाल आए इसे लगा लिया करो। n1 n2 क्या है? गुने वाले टाइम है ना। t1 t2 क्या है? टाइम। लगा लो, खत्म हो गया। अब फ्रैक्शन में आंसर है तो फ्रैक्शन में 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। 2 नीचे आएगा तो क्या होगा? 8। 5 t2, t2 क्या आएगा? 40/3, या मैं कह सकता हूँ 13 सही 1/3 7। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका? बी ऑप्शन। जब भी गुने वाला सवाल आए एक ही रिजल्ट याद रखना है, n1 - 1 n2 - 1 t1 अपॉन t2। n1 n2 होते हैं गुने, कितना गुना? 2.5 गुना है, 2.5 में से गए तो 1.5। 5 गुना है, 5 में से गए तो 4। t1 t2 लिख ले, डायरेक्ट आंसर देने का तरीका है। पैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ये निकालो, अगर कोई जरूरत नहीं, इससे लगाओ, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक भैया, और देख लेते। इसे देखो, अभी कराया था मैंने सवाल ये। तो मैं एक चीज सिखा देता हूं। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु है। कितने सेंटीमीटर वाला? 30। इसका मतलब ये है इसकी ऊंचाई 30 होगी पूरी। इसे 3 बार कट किया गया। कितनी बार? एक बार मान ले यहां से कट किया गया होगा, एक बार फिर कट किया गया। इस प्रकार कितने बनेंगे? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 1, 3 टुकड़ा। अब देखो इनकी ऊंचाइयां अगर समान है तो तुम्हें डायरेक्ट बच्चा याद रख रहा है। तीनों हिस्सों का आयतन बता देता हूं। इनका अगर इनकी ऊंचाई सेम ही 99% सेम ही मिलेंगी। ये सेम ही तो है। पहले एक लंबवतीय शंकु आधार से 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी मिल गई? यहां से यहां तक 20 बोल रहा है, तो यार यहां से यहां तक तो 10 बोला है, फिर उसने बोला यहां से यहां तक 20 है, तो ये भी कितनी रह गई? 10। यहां से यहां तक 30 है, तो ये भी कितनी रह गई? 3। तीनों भागों की ऊंचाइयां क्या रहेंगी? सेम। ऐसे सवालों में इनके भागों का अनुपात पूछता है तुम्हें वॉल्यूम का, तुम्हें बता देते हैं 3 भागों 4 भागों कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीका याद रखो, 1 का क्यूब माइनस जी 1 का क्यूब, ठीक है ऐसे लिख लो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। क्यों? तुम समझे? जैसे बड़े वाले के लिए मैं ऊंचाई कितनी ले लूंगा? 3, तो छोटे वाला घटाऊंगा। इन हिस्सों का अनुपात आ जाएगा 1:7:19। इतनी बार सवाल रिपीट है इनका, इन्हें बच्चा याद रखता है यार। इनके हिस्सों अगर मान लो 4 भागों में तोड़ देता तब 4 का क्यूब माइनस के 3 का क्यूब। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना इनके हिस्सों का अनुपात। ठीक है, ये बहुत पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी प्रीलिम्स में पूछा है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमेशा इसे याद रखना। ठीक है, इनकी ऊंचाइयां हमेशा क्या रहती हैं? सेम रहती हैं तीनों हिस्सों की। ये भी 10 की, ये भी 10 का टुकड़ा, ये भी 10 का टुकड़ा। ऊंचाई मतलब क्या है? सबकी सेम है। क्लियर है भाई? ठीक, ये आपके 19 तारीख के सितंबर के जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए। अगली क्लास में 20 कराएंगे। ये सब चीज़ आपको इस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, समझ रहे? वहाँ पे भी डाउनलोड करने के लिए लगा दिए गए। और कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, और जिसके गुणा भाग सही नहीं है इस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कैलकुलेशन का बैच भी है मेरा। तो आपको लग रहा है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ठीक है, ये कंप्लीट बैच है। ठीक, चलो तो ठीक है, फिर आपसे मुलाकात करते हैं आप लोगों से। थैंक यू, जय हिंद।